मैं और अनीता बहुत अच्छे दोस्त थे। अनीता मेरे पड़ोस की चाची की लड़की थी। हम लोग बचपन से ही साथ में खेल कूद करते थे। अनीता 2 बहन और 2 भाई थी। उसका बहुत ही प्यारा और खुशहाल परिवार था। पर बचपन में ही अनीता की ज़िंदगी ने अनीता को बहुत बड़ी जिम्मेदारी में बांध दिया। अनीता के मम्मी पापा और उनके भाई बहन बर्थडे के दिन घूमने जा रहे थे और साथ में मेरी फैमिली भी। दोनों अपनी अपनी गाड़ियों से जा रहे थे, पर अनीता जिस गाड़ी में बैठी थी उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसके मम्मी पापा दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसके छोटे भाई का भी पैर टूट गया और बहन को भी काफ़ी चोटें आईं। चारों भाई बहन में अनीता सबसे बड़ी थी। जब अनीता के साथ ऐसा हादसा हुआ तो मैं और अनीता सिर्फ 12 साल की थी। अभी हम लोग बहुत छोटे थे। अनीता के मम्मी पापा के जाने के बाद उसका घर संभालने वाला उनके घर में कोई भी नहीं था। वे लोग बिल्कुल अकेले हो गए थे। मेरे मम्मी पापा ने कुछ दिनों तक संभाला, पर शायद मेरे मम्मी पापा को भी भारी लगने लगा, क्योंकि हम भी 5 भाई बहन थे। मेरे पापा की भी कोई खास कमाई नहीं थी। ना चाहते हुए भी पापा को कहना पड़ा कि अनीता बेटा, अब तुम्हें अपने भाई बहन को संभालना पड़ेगा। तब से अनीता अपने भाई बहनों को किसी तरह से संभालने लगी। पर तभी उसके साथ एक और हादसा हुआ। उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे, उसका चाचा आए और उन्हें बहला फुसला कर सारे पैसे ले लिए और उन लोगों को अकेला छोड़कर चले गए। अब अनीता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और बिल्कुल अकेली हो गई। तो मेरी मम्मी ने अनीता को छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम दिलवा दी। अनीता दिन रात मेहनत करती और किसी तरह घर में खाने का इंतज़ाम करती। हालांकि मेरी मम्मी पापा अभी भी थोड़े बहुत मदद कर दिया करते थे, पर उतना काफ़ी नहीं था। वो अपने भाई बहनों को पढ़ा भी नहीं पा रही थी। इसलिए उसने अपने मन से सारे घरों में काम करना शुरू कर दिया। अनीता तो जैसे खुद को भूल ही चुकी थी। मैं कहती थी कि अनीता तू भी पढ़ाई कर, पर वो कहती कि मैं पढ़ाई करूँगी तो मेरे भाई बहन कहाँ जाएंगे। मैं सोचती थी कि थोड़ी बहुत हेल्प करूँ, पर मैं कितना करती। जब मैं स्कूल कॉलेज जाती और अनीता को दूसरे के घरों में काम करते हुए देखती तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो पढ़ने में इतनी ज़्यादा तेज़ थी और टैलेंटेड थी कि मैं हमेशा उसके पीछे ही रहती थी। पर जब से उसके माँ बाप गए, उसकी तो जैसे ज़िंदगी ही ख़राब हो गई। धीरे धीरे उसके भाई बहन बड़े होने लगे। बड़ा भाई तो ठीक था, पर छोटा भाई गलत रास्ते पर चल दिया। आए दिन घर में चोरियाँ करता। अनीता किसी तरह पैसे इकट्ठा करके रखती तो चुरा कर ले जाता और फालतू के कामों में ख़त्म कर देता। अनीता जब डांटती तो रोने लगता और चुप होकर एक कोने में बैठ जाता। इसलिए अनीता को दया आती और वो चुप हो जाया करती थी। उसकी बहन भी बड़ी होने लगी थी। कहती कि दीदी मैं भी आपकी हेल्प करूँगी, पर अनीता कहती कि नहीं, तुम पढ़ाई करो, तुम सबको अच्छी ज़िंदगी देना अब मेरा यही मकसद रह गया है। मेरे मम्मी पापा कहते थे कि अनीता तुम थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दिया करो, तेरी भी तो ज़िंदगी है। पर अनीता कहती कि हाँ आंटी जी है तो, पर मेरी सबसे पहले ज़िंदगी तो यही लोग हैं कि मेरे भाई बहन अच्छे से पढ़ लिख लें और इन लोगों की अच्छे घर में शादी करा दूँ। धीरे धीरे मैं भी बड़ी हो गई। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और जॉब की तैयारी करने लगी। पर अनीता अभी भी वहीं अटकी हुई थी। मेरे माँ पापा ने बहुत समझाया कि अनीता क्यों अपनी ज़िंदगी पर बात कर रही हो, थोड़ा तो अपने ऊपर भी ध्यान दो। कहीं ऐसा ना हो कि जब खुद के बारे में सोचो तब सब कुछ हाथ से निकल चुका रहे। पर वो यही कहती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो भी मुझे अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को अच्छे रास्ते पर रखना है। मेरे जॉब लगी, मेरी शादी भी तय हो गई। इस बीच मुझे पता चला कि दूसरे गांव का एक लड़का जो कि अनीता को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उसने कई बार अनीता से कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे परिवार की देखभाल करूँगा। पर अनीता कभी नहीं मानी। हमेशा यही कहती कि नहीं, मेरे भाई बहन मेरी जिम्मेदारी है। मैं अनीता को बहुत समझाया कि क्यों बेवकूफ़ी कर रही हो, वो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है, फिर तुम क्यों नहीं मान रही हो। तो यही कहती कि आज तो वो कह रहा है, पर शादी के बाद नहीं उठा पाया तो उसका भी तो परिवार है और मैं दो जगह ध्यान भी नहीं दे पाऊँगी। मैं करूँगी शादी, पर पहले अपने भाई बहनों को सेट कर लूँ। वह अपने छोटे भाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती, ट्यूशन लगवाती, दिन रात मेहनत करते करते जो कि अनीता इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, वो एकदम बदल गई थी, पतली हो गई थी, आँखों के नीचे काले घेरे आने लगे। पर फिर भी वह लड़का अनीता के आगे पीछे ही घूमता था कि प्लीज़ अनीता मुझसे शादी कर लो,
पर अनीता जरा सा भी तैयार नहीं हो रही थी। इधर अनीता ने अपनी छोटी बहन की शादी के लिए मेरे मम्मी पापा से बोली कि आप लोग कोई अच्छा रिश्ता देखिए, मुझे अपनी छोटी बहन की शादी करनी है। मेरे मम्मी पापा ने फिर बोला कि अनीता तो पहले तू शादी कर ले, तेरी बहन की शादी हो गई तो तुझसे कोई शादी नहीं करेगा। तेरी बहन की शादी हो गई तो तुझसे शादी कौन करेगा। तो कहने लगी कि आंटी जी कोई बात नहीं, मेरी ज़िंदगी का जो होना होगा वो होगा, पर मेरे भाई बहन का इस दुनिया में है ही कौन। बहुत समझाने पर जब अनीता नहीं मानी तो हार कर मेरे पापा ने एक रिश्ता देखा और अनीता की छोटी बहन गरिमा की शादी करवा दी। अब बड़ा भाई भी छोटा मोटा जॉब करने लगा तो कहने लगा दीदी अब तो शादी कर लो, अब तो हम लोग नौकरी वाले हो गए हैं। पर अनीता को लगता था कि नहीं, अगर मेरी शादी हो गई तो फिर मैं यहाँ नहीं आ पाऊँगी। अभी तुम लोगों की शादी है, कैसे होगी, कौन संभालेगा, ससुराल कैसा मिला कैसा नहीं मिला। अब अनीता को लगने लगा था कि उसका दोस्त जो उससे बहुत प्यार करता था अब वो भी शादी करके अपनी लाइफ सेट कर चुका होगा। अनीता का छोटा भाई भी जॉब की तैयारी करने लगा। अनीता का बड़ा भाई श्रेयांश एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो अपनी दीदी को बहुत प्यार करता था, इसलिए कहने लगा दीदी मुझे उसी लड़की से शादी करनी है। तो अनीता ने उसकी भी शादी तय कर दी और शादी करवा दी। मेरी माँ ने एक बार फिर समझाया कि अनीता ठीक है, तो माँ की जिम्मेदारी निभाई, लेकिन लड़कियाँ तभी तक अच्छी होती हैं मायके में जब तक कि भाभी ना आए रहे। तेरे भाई की शादी होने वाली है तो पहले शादी कर, फिर उसकी शादी करवा दे। अनीता फिर नहीं मानी, कहने लगी अब तो मेरी ज़िंदगी का जो होना होगा होने भी जान दीजिए, अब मेरे दोनों भाई भी सेट हो जाएं, और वैसे भी अब मुझे शादी करेगा कौन। आप लोग मेरी हालत तो देखिए। अनीता समय से पहले बूढ़ी जैसे दिखने लगी थी, किसी की नहीं सुनती थी। उसने अपने बड़े भाई की शादी करके छोटे भाई पर ध्यान देने लगी। छोटा भाई भी रास्ते पर आ गया, उसकी शादी करवा दी। और फिर अब वही हुआ जिसका डर था। दोनों भाभियाँ जब आई तो शुरुआत में सब कुछ तो ठीक ठाक था, पर धीरे धीरे वो यही कहने लगी कि दीदी यहाँ कब तक रहेंगी, इन्होंने शादी क्यों नहीं की। कहते हैं ना भाई तो अच्छे होते हैं पर पीछे आने वाली अगर अच्छी हो जाए तो लाइफ सेट होती है, और वैसे भी ये दुनिया अकेली औरत को जीने नहीं देती। सभी यही कहने लगे कि इसने अभी तक शादी क्यों नहीं की। उसकी भाभियाँ हमेशा यह कहती कि ये यहाँ कब तक बैठी रहेंगी, इनकी शादी करवा दीजिए, इनका भी परिवार हो जाएगा, इनका भी घर बसवा दीजिए। ये सब कुछ सुनकर अनीता बहुत दुखी होने लगी और वो कहने लगी कि मुझे एक कमरे में रहने दो, अब मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँगी। पर उनके भाई नहीं माने। वो कहती कि मैं घर में जैसे काम करते थे वैसे ही करके पैसे लाऊंगी, अपने खर्चे निकाला करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे तुम लोग शादी के लिए बात मत करो। उनके भाई नहीं माने और एक अधेड़ उम्र के आदमी से शादी तय कर दी। अनीता को पता था कि वो लड़का अच्छा नहीं है, पर अपने भाई की खुशी के लिए वो सर नीचे करके शादी कर ली। और वहाँ जाते ही उसके जीवन में तो जैसे तूफान आ गया। वो बहुत ज़्यादा शराबी था, हमेशा अनीता को मारता पीटता। अनीता दिन भर काम करती और पैसे कमा कर लाती तो पति छीन लेता, इतना मारता कि अनीता बेसुध होकर गिर जाती थी। मैं अनीता से मिलने कभी कभी जाती थी तो देखती थी कि उसकी ज़िंदगी बद से बदतर हो गई। उसकी बहन का भी पता नहीं था, क्योंकि अनीता ने एक अच्छे घर में उसकी शादी करवा कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई थी। मेरे ख्याल से उसकी बहन को ये सब पता ही नहीं था कि उसकी दीदी के साथ क्या क्या हो रहा है। उसके भाई अपनी दीदी की शादी करवा कर फिर कभी मुड़कर वापस नहीं देखा कि मेरी बहन कैसी है, जी रही है या मर गई। अनीता भी कभी अपने घर नहीं जाती थी क्योंकि उसका पति कभी जाने ही नहीं देता था। मैं जाकर बोलने लगी कि अनीता तू क्यों नहीं जाती, अपने भाई से बोल, कैसे इंसान से तुम्हारी शादी कर दिए। तो अनीता कहने लगी अब मेरे नसीब में जो था वो मिला, उन लोगों को क्या ही बोलूँ। तो मैंने बोला कि तुम इतनी कमज़ोर नहीं थी कि तुम मारपीट सहेगी, कुछ अपने बारे में सोचो, बहुत हो चुका अब तो कुछ करो। मेरे जाने के कुछ दिनों बाद अनीता मेरे पास भागते हुए आई और बेसुध होकर गिर पड़ी। उसे देखकर मैं चौंक गई क्योंकि इसके हाथ पैर में बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, कपड़े फटे हुए थे। मैंने उससे पूछा कि अनीता ये क्या हुआ है। मैं अनीता के घर से थोड़ी ही दूर पर एक मकान लेकर रहती थी। मैं नर्स का काम करती थी, मेरे पति मेरे बच्चे मेरे साथ ही रहते थे। अनीता से मैं कुछ पूछ पाती उससे पहले अनीता बेहोश हो गई। मैं तुरंत उसको हॉस्पिटल ले गई, उसका इलाज कराया। होश में आते ही मैंने पूछा कि अनीता ये सब क्या और कैसे। तो कहने लगी कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने पति से बात की कि खुद के बारे में सोचना चाहा, तो मेरा पति मेरे ऊपर और जुल्म करने लगा। पहले तो सिर्फ हाथ से मारता था,
बाल खींचता था। उसके बाद से जो ही हाथ में आता उसी से मारता और मुझे कमरे में बंद कर दिया। मुझे खाने को भी नहीं देता था। किसी तरह वहाँ से जान बचाकर भागी हूँ। कहते कहते अनीता रोने लगी और अब मैंने सोच लिया था कि मैं अनीता को यहाँ से कभी नहीं जाने दूँगी। मैंने इसका अच्छे से इलाज कराया। कुछ ही दिनों में अनीता बिल्कुल ठीक हो गई। तो मैंने इससे बोला कि तुम अब कहीं नहीं जाओगी, अब तुम मेरे घर पर मेरे साथ ही रहोगी। तो अनीता बड़ी खुददार थी। वो कहने लगी, नहीं, तुम्हारा परिवार है, तुम अपने परिवार को संभालो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैंने उससे पूछा कि तुम फिर वही जाओगी क्या? तो कहने लगी, बिल्कुल नहीं, मैं उस हैवान के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, मैं उससे डाइवोर्स लूँगी। और मैंने अनीता के इस फैसले में उसका भरपूर साथ दिया और उन दोनों का डाइवोर्स दिलवा दिया। उसके बाद अनीता एक छोटा सा क्वार्टर लेकर रहने लगी और मैं इसको थोड़ा बहुत पैसे देने लगी। तो बोले कि इतना एहसान की हो, अब रहने दो। अनीता की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी, जिसके लिए इसने खुद को भुला दी वही लोग अनीता से अपना पीछा छुड़ा गए थे। मैं अब उसे और दुखी नहीं देख सकती थी, पर वो इतनी खुददार थी कि मुझसे एक भी पैसे नहीं लेती थी। तो मैंने अपने हॉस्पिटल में उसे एक छोटा मोटा काम दिलवा दिया, जैसे कि वो पैसे कमा सके। वो पूरी मेहनत और दिल से काम करने लगी। पर अनीता बहुत ही ज़्यादा अकेली हो गई थी। अभी उसकी बहुत उम्र नहीं हुई थी, वो इतना लंबा जीवन कैसे काटते। मैंने उससे पूछा कि कहो तो मैं किसी और लड़की को देखूं और तुम्हारी शादी करवा दूं। तो वो बोली, बिल्कुल भी नहीं, एक बार मैंने शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। अनीता को मेरे हॉस्पिटल में काम करते हुए करीब 1.5 से 2 साल हो गए थे और अब शायद भगवान को अनीता के ऊपर दया आ ही गई थी। अनीता की आंखों में एक आस रहती थी कि शायद उसकी भी ज़िंदगी कभी अच्छे से बीत सकेगी। और एक दिन अचानक से मेरे हॉस्पिटल में एक आदमी आया। उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसका इलाज मैंने ही किया, पर वो इंसान मुझे जाना पहचाना लग रहा था। जब मैंने उसका नाम पूछा तो मुझे पता चल गया कि वो वही लड़का था जो कि अनीता से शादी करना चाहता था। वो भी मुझे पहचान गया और अनीता के बारे में पूछने लगा। मैं अनीता के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे बोला कि मुझे अनीता से मिलाओ प्लीज़, अभी के अभी। मैंने पूछा कि अब आप अनीता से मिलकर क्या करोगे? मुझे नहीं लगता कि अनीता आपसे मिलेगी। तो कहने लगा, नहीं, प्लीज़ मुझे मिलाओ, अनीता से शादी के लिए बात करना चाहता हूँ। मैं चौंक गई कि क्या बात कर रहे हैं, आपकी शादी हो चुकी है, आपके बीवी बच्चे होंगे। तो उसने बोला कि नहीं, अनीता मुझसे शादी नहीं की, तो मैंने भी आज तक किसी से शादी नहीं किया। मैं आज तक अनीता का वेट कर रहा हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही अनीता के पास आ गया होता। गांव वाले अनीता पर बेवजह उंगली उठाने लगे थे, इसलिए मजबूरी में मैं गांव छोड़कर शहर चला गया था। ये सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अब मुझे लगा कि मेरी सहेली की ज़िंदगी सही पटरी पर चल जाएगी। मैं तुरंत अनीता को बुलाने चली गई और उससे मिलवाया। अनीता को देखते ही रितेश रोने लगा। वो कहने लगा, अनीता तुम कैसी हो गई हो? अनीता के आँखों से भी आंसू निकल गए। अनीता को अभी तक नहीं पता था कि रितेश की अभी तक शादी नहीं हुई है, इसलिए वो मिलने के लिए मना कर रही थी और बोली कि रितेश तुम जाओ यहाँ से। तब मैंने अनीता से बताया कि पागल लड़की, तुम्हारे इंतज़ार में इसने अभी तक शादी नहीं की। ये सुनकर अनीता को विश्वास ही नहीं हो रहा था, पर फिर जब रितेश ने बहुत समझाया और बताया तो अनीता को समझ आ गया और रितेश को डांटने लगी कि तुम पागल हो गए हो, अभी तक बिना शादी किए बैठे हो। तो रितेश कहने लगा कि अगर मैं शादी कर लेता तो तुम्हारे साथ ना रह पाता, मुझे तुमसे ही शादी करनी है, प्लीज़ अब तो मान जाओ। मैंने अनीता को बहुत मनाया और फिर इन दोनों की कोर्ट मैरिज करवा दी। आज अनीता की शादी को 4 साल हो गए हैं। अब तो अनीता बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी हो गई है, बिल्कुल पहले जैसी, गुड़िया जैसी। रितेश बहुत ध्यान रखते हैं। मेरी पहले वाली अनीता मुझे फिर से मिल गई। मैं अनीता से दूर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं भी अपना ट्रांसफ़र रितेश के शहर में करवा लिया, जिससे कि मैं अनीता के आसपास ही रह सकूं। मुझे पता है कि रितेश उसे बहुत प्यार देगा, पर फिर भी मैं अपनी सहेली को अकेले बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती। अनीता अपने भाई भाभी के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। उन लोगों का क्या हाल है ये कुछ भी नहीं पता था। अनीता कहती थी
कि वो लोग खुश रहें, यही मुझे चाहिए। इसी शहर में उसकी बहन भी एक दिन मिल गई। अपनी बहन को देखकर गरिमा बहुत रोने लगी कि दीदी आप कहाँ चली गई थी? एक बार भैया भाभी के पास गई थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, तुम लोगों ने कुछ बोला ही नहीं। आपकी शादी भी करवा दी, मुझे वो भी नहीं पता चला। और बताया कि दीदी बड़ी भाभी को तो कोई बच्चा ही नहीं हो रहा है और छोटी भाभी भी रोग से ग्रसित हो गई हैं। वो लोग बहुत परेशान हैं। अनीता कहने लगी कि ऐसा क्यों, दवा नहीं करवाई? तो अनीता फिर चिंता करने लगी। फिर मैंने कहा कि अब तुम चुप रहो, उन लोगों की उनकी हाल पे छोड़ दो। जब उन लोगों ने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा तो तुम क्यों सोच रही हो? पर अनीता तो थी ही ऐसी। अपने भाई भाभी के पास वो फिर पहुंच गई। अनीता को इतने अच्छे से देखकर वो लोग सभी शर्मिंदा हो गए। भाई आकर माफ़ी मांगने लगा कि दीदी हमने आपके साथ बहुत गलत किया है और शायद इसीलिए भगवान ने हमारे साथ गलत किया। अनीता ने अपनी भाभी का अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज कराया पर डॉक्टर ने देख कर कहा कि इससे बच्चा नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाएगा, इसलिए आईवीएफ के थ्रू इसका इलाज करवा कर उसे अच्छा सा बेटा हो गया। छोटी भाभी का इलाज करवाई, वो भी ठीक है क्योंकि छोटा भाई शुरू से ही गलत रास्ते पर था, इसलिए अपनी पत्नी का ध्यान ही नहीं देता था। जब तक अनीता थी तो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था और अनीता के जाने के बाद ही वो लड़का लापरवाह हो गया, जिसका नतीजा यह था कि उसे बच्चा तो हुआ पर वो रोगी बन गई। अनीता ने उसका भी इलाज कराकर भाई को ध्यान देने के लिए बोली। अब अनीता उसके घर तो नहीं रहती, लेकिन दूर से ही उन लोगों का हाल चाल लेती रहती है। अब अनीता बहुत खुश है, उसको भी प्यारा सा बेटा हो गया है। भगवान ना करे कि किसी की ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफान आए। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलती हूँ अपनी अगली कहानी में। यह कहानी सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।